नमस्कार। जीएस विद जीडी में आज कहानी 1242 से आगे की। 1242 में मुइज़ुद्दीन बहराम शाह की हत्या कर दी गई और उस हत्या के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह का जो पुत्र था और इल्तुतमिश का पौत्र था वह शासक बना। उसका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह भी एक तरह से ये कहें कि यह एक दुर्बल और अयोग्य व्यक्ति था, लेकिन इसके हाथ में सत्ता आ गई थी और यह केवल नाम मात्र का ही शासक था, जैसे कि इससे पूर्व के सभी शासक रहे हैं, जैसे मुइज़ुद्दीन बहराम शाह या अन्य लोग। बलबन जो था गियासुद्दीन बलबन, जिसकी आगे चल के चर्चा होनी है, बलबन को उस समय हांस प्रांत का इक्ता प्राप्त हुआ था। हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इक्ता बड़ा महत्वपूर्ण है, तो बलबन को हांस प्रांत का इक्तेदार बनाया गया था इसके समय में। और जो शासन की वास्तविक सत्ता जो थी अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में, वह वास्तविक सत्ता वजीर मुहाउज्जुद्दीन के हाथ में थी, जो कि तजाकिस्तान का एक गैर तुर्क व्यक्ति था। धीरे धीरे बलबन जो था वह प्रमुख व्यक्ति बनता गया, यानी कि बलबन धीरे धीरे करके बहुत ही शक्तिशाली होता गया। सन 1245 में जब मंगोलों ने एक बार फिर दिल्ली पर आक्रमण किया, तो उस समय बलबन ने मंगोलों से दिल्ली की रक्षा की थी। और बलबन ने मंगोलों से दिल्ली की रक्षा की थी, इसलिए दिल्ली शासन की नज़र में बलबन एकदम से ऊपर पहुंच गया था विश्वसनीय व्यक्तियों में या काबिल व्यक्तियों में। इस घटना के बाद, यानी कि 1245 में जब यह घटना घटी, उस घटना के बाद बलबन ने 10 जून 1246 को षड्यंत्र करके सुल्तान को हटा करके उसे कैद में कर दिया और उसी कैद खाने में अलाउद्दीन मसूद शाह की मृत्यु हो जाती है 1246 में। 1246 में बलबन क्या करता है, वो नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का शासक बना देता है 1246 में, जिसका शासनकाल 1266 तक चलता है। शमसी मलिक के द्वारा जो शमसी मलिक थे, शमसी वंश के मलिक थे, शमसी मलिकों के द्वारा जून 1246 में नसरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और इसके समय में जो पूरी सत्ता थी वह वास्तविक सत्ता नसरुद्दीन महमूद को छोड़ करके बलबन में जाके केंद्रित हो गई थी। और यह केवल कहने भर के लिए शासक था कि नसरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक है, जबकि वास्तविक सत्ता जो थी वह बलबन के हाथ में थी। 1249 में बलबन को नसरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि दी और साथ ही साथ बलबन को इस राज्य का नाइब नियुक्त किया गया। नाइब यानी कि दूसरे नंबर का वहदा, जो सुल्तान के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होता था, वह बलबन को मिल गया। और बलबन ने जब नाइब का पद मिला तो अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर दिया। देखिए बलबन कितना चालाक था, ये आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि बलबन ने नसरुद्दीन महमूद के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और सुल्तान से ये कहा कि जो आपका छत्र है, प्रतीक छत्र और पद प्रतिष्ठा, दोनों के प्रयोग की हमको अनुमति दीजिए, यानी कि सील, मोहर और हस्ताक्षर, यह पूरा पावर नसरुद्दीन महमूद शाह के समय में बलबन के हाथ में पहुंच गया। और सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को कहा कि आप बैठे बैठे क्या करेंगे, चलिए कुछ काम और किया जाए। तो नसरुद्दीन महमूद केवल कुरान की हस्तलिपियां तैयार करता था नकल करके, और उन हस्तलिपियों से अपना जीवन यापन करता था। 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की अचानक मृत्यु हो जाती है और शमसी वंश का जो शासन अभी तक चल रहा था इल्तुतमिश के समय से, वह शमसी वंश समाप्त हो जाता है। चूंकि इसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अगला शासन जो मिला वह गियासुद्दीन बलबन शासक बना, जिसने दिल्ली पर एक नए राजवंश यानी कि बलबन वंश की नींव डाली और 1266 में बलबन दिल्ली का शासक बन जाता है।
तो गयासुद्दीन बलबन जो है वो 1266 में दिल्ली का शासक बना और 1286 तक इसका शासनकाल रहा। बलबन जो था वह इलबारी तुर्क था, इलबारी जाति का तुर्क था। उसका जन्म जो हुआ था वह एक बहुत ही सफल परिवार में हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश बलबन अपनी युवावस्था में ही मंगोलों द्वारा बंदी बना लिया गया और मंगोलों ने उसे बसरा में ले जा करके दास के रूप में बेच दिया। जब मंगोलों ने बसरा में जा करके उसे दास के रूप में बेचा तो 1223 में उसे दिल्ली लाया गया फिर से। जब वो दिल्ली आया, चूंकि दासों का खरीद विक्रय चल रहा था, तो 1223 में जब उसे दिल्ली लाया गया तो 1233 में इल्तुतमिश ने बलबन को खरीद लिया और अपना जो तुर्काने चहलगानी बनाया था, यानी कि चहलगानी का मेंबर जो है बलबन को बना दिया। अगस्त 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर दिया और उलूग खां की उपाधि धारण कर ली। उस समय बड़ा महत्वपूर्ण पद होता था उलूग खां का, जबकि वास्तविक नाम गयासुद्दीन बलबन का वो था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन नाम इसका मूल नाम था और गयासुद्दीन बलबन के नाम से यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तुर्क सरदारों के असर को, चूंकि बलबन जो है वह बहुत निचले तबके से आया था और बलबन ये जानता था कि ये तुर्क सरदार जो हैं, जो 40 तुर्क सरदार हैं तुर्काने चहलगानी के, ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उसने एक नई परंपरा को विकसित किया तुर्क अमीरों के या तुर्क सरदारों के प्रभावों को कम करने के लिए, और उसने कहा कि अब के बाद सबको सिजदा करना पड़ेगा और पाबोस। सिजदा क्या होता है? सिजदा ये होता है कि आप अपने घुटनों के बल बैठ करके अपना सिर नीचे झुकाइए, ठीक उस तरह से जिस तरीके से हिंदी फिल्मों में शाहरुख खान हीरोइन के आगे घुटनों के बल बैठ करके अपना सिर झुकाता है, उसे सिजदा कहा जाता है। तो गयासुद्दीन बलबन ने कहा कि अब प्रत्येक व्यक्ति को सुल्तान के आगे सिजदा करना पड़ेगा, और सिजदा ही नहीं बल्कि उसे पाबोस भी करना पड़ेगा। पाबोस का मतलब वह झुक करके सुल्तान के सामने झुकेगा और झुक करके उसके पैरों को चूमेगा। तो इसने सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की ताकि जितने भी तुर्क सरदार हैं उन तुर्क सरदारों को ये लगे कि वो काफ़ी छोटे हैं। और इसने फारसी पद्धति पर आधारित नवरोज उत्सव शुरू करवाया था, जो कि फारसियों का नववर्ष कहा जाता है। इसके समय में बंगाल का एक शहर लखनौती, वह विद्रोह का नगर हुआ करता था। लखनौती को गयासुद्दीन बलबन के समय में विद्रोह का नगर कहा जाता था। इसने राजत्व सिद्धांत की एक नई व्याख्या की कि राजा का लड़का ही राजा होगा, यानी जो भी राजा बनेगा वह राजवंश का ही होगा। तो राजत्व के नए सिद्धांत की व्याख्या की और इसने कहा कि यह राजत्व का दैवी सिद्धांत है, मतलब राजा जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी कि नियामते खुदाई है, और मुगलों की भाषा में कहें तो जिल्ले इलाही है। तो राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, अतः उसके द्वारा किया गया जो भी कार्य है वह सभी कार्य न्याय संगत है, मतलब राजा कभी गलत नहीं हो सकता। अंग्रेजी में इसे कहते हैं बॉस इज ऑलवेज राइट। और इसने भव्य दरबार और दिखावटी मान मर्यादा को बहुत जरूरी बताया कि एक बड़ा दरबार होना चाहिए, दिखावटी मान मर्यादा होना चाहिए, टीम टाम होना चाहिए, तमाम चीज़ें होनी चाहिए। तो बलबन ने दिखावटी मर्यादा और दिखावटी शानो शौकत को बहुत ज़रूरी बताया। बलबन ने खलीफा को महत्व देते हुए सिक्कों पर खलीफा का नाम खुदवाया और उनके नाम का खुतबा भी पढ़वाया। बलबन ने लौह रक्त सिद्धांत की नीति रखी, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि किसी भी विद्रोही व्यक्ति की हत्या करके उसके बीवी और बच्चों को दास बना करके रखा जाए। यह सिद्धांत बलबन ने विकसित किया, जिसे लौह रक्त सिद्धांत कहते हैं। बलबन ने एक वित्त विभाग की स्थापना की, जिसका नाम उसने रखा दीवाने विजारत, और सैन्य विभाग को एक अलग, सैन्य विभाग से अलग एक विभाग बनाया जिसका नाम रखा दीवान ए आरिज।
दीवाने आरिज जो है ये मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए बलबन ने एक नई सेना विकसित की और एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सेना को सदैव तत्पर रहना चाहिए, सेना हमेशा युद्ध के मोड में ही रहे। और जब यह शासक बना तो सबसे पहले, चूंकि ये तुर्काने चहलगानी से आया था, इसने सबसे पहले तुर्काने चहलगानी को भंग कर दिया, यानी कि चालीसा को भंग कर दिया। बलबन के समय में प्रसिद्ध कवि, फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी इसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो को उस समय या वर्तमान इतिहास में तूतिए हिंद कहा जाता है, यानी कि हिंद का तोता। बलबन के बाद कैकूबाद 1287 में शासक बनता है और 1287 से 1290 तक कैकूबाद का शासन रहता है। दरअसल बलबन अपने बड़े पुत्र महमूद को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन बलबन के जीवन काल में ही महमूद की मृत्यु हो गई। अच्छा देखिए, बड़ी विडंबना है कि जो बड़े शासक रहे उनके पुत्रों की मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो गई। बाद में बलबन ने मुहम्मद के पुत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया कि हमारी मृत्यु के बाद कैखुसरो हमारा उत्तराधिकारी होगा। परंतु सुल्तान जैसे ही मरा, यानी कि बलबन जैसे ही मरा, उसके अमीर लोगों ने क्या किया कि कैखुसरो के स्थान पर बुगरा खां के पुत्र कैकूबाद को सुल्तान घोषित कर दिया और कैकूबाद दिल्ली का सुल्तान हो गया। कैकूबाद उस समय अल्प आयु का था, यानी कि उसकी उम्र बहुत कम थी। तो कैकूबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को अपना सेनापति बनाया, जिसने आगे चल करके इस राजवंश को समाप्त करके खिलजी राजवंश की नींव डाली। और इसने जलालुद्दीन को, यानी कि कैकूबाद ने जलालुद्दीन को शाइस्ता खां की उपाधि दी और उसे अपना प्रधान सेनापति बनाया। फिर शासन आता है क्यूमर्स का, जो कि 1290 में शासक बनता है। तो तुर्क अमीरों ने क्या किया कि कैकूबाद के नाबालिग पुत्र क्यूमर्स को गद्दी पर बैठा दिया। तुर्क अमीर असल में संतुष्ट नहीं हो रहे थे उस समय दिल्ली की सत्ता से, कि जो दिल्ली की सत्ता है वह कैसे सटीक व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाए। बलबन ने उनके सारे इरादों पर पानी फेर दिया था। तो तुर्क अमीर अभी भी चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति शासक बने जो उनके इशारों पर चले। तो तुर्क अमीरों ने कैकूबाद के नाबालिग पुत्र क्यूमर्स को गद्दी पर बैठा दिया और जलालुद्दीन खिलजी उसका संरक्षक हो गया। अब यहाँ से खिलजी वंश की नींव पड़ रही है धीरे धीरे। और कैकूबाद की हत्या करके जब क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाया गया, तो कैकूबाद की हत्या करके उसके शव को यमुना नदी में तुर्क अमीर सरदारों ने फेंक दिया था। शमसुद्दीन क्यूमर्स को जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली से शमसुद्दीन क्यूमर्स जो है वो जलालुद्दीन खिलजी के कहने पर दिल्ली से बुरहानपुर चला गया और दिल्ली में जनता ये जानी कि सुल्तान का अपहरण हो गया है, सुल्तान को जलालुद्दीन खिलजी ने अपहृत कर लिया है और इस कारण से दिल्ली की जनता जलालुद्दीन खिलजी की विरोधी बन गई। मतलब जलालुद्दीन खिलजी के मन में दिल्ली की जनता के प्रति बहुत ही ज़्यादा असंतोष व्याप्त हो गया। 3 माह के बाद जलालुद्दीन खिलजी क्यूमर्स को बंदी बना करके ले आता है और उसकी हत्या कर देता है और 1290 में दिल्ली में खिलजी वंश का शासक जलालुद्दीन खिलजी शासक हो जाता है। और इस प्रकार इलबारी तुर्क का जो शासन था अभी तक दिल्ली सल्तनत पर, वह इलबारी तुर्क समाप्त हो जाता है और नए राजवंश की नींव रखी जाती है दिल्ली पर, जिसे खिलजी वंश कहा जाता है, जिसे खिलजी क्रांति द्वारा जलालुद्दीन खिलजी ने एक नए राजवंश की नींव डाली 1290 में, जिसे कहा गया खिलजी वंश। खिलजी वंश की कहानी हम फिर कभी अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।